हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। और आज का यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2015 से, जो कि था कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कनेक्टिंग जो हमारे नेशनल हाईवेज था एंड सिटीज कनेक्टेड। फर्स्ट वाज नेशनल हाईवे 4 चेन्नई एंड हैदराबाद, सेकंड नेशनल हाईवे 6 मुंबई एंड कोलकाता, थर्ड नेशनल हाईवे 15 अहमदाबाद एंड जोधपुर। विच ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच? तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ देम आर एक्चुअली करेक्टली मैच्ड, क्योंकि जो नेशनल हाईवे 4 है वो हमारा पोर्ट ब्लेयर टू अंडमान को कनेक्ट करता है, एंड नेशनल हाईवे हमारा जो 6 है वो हमारा मेघालय से मिजोरम को कनेक्ट करता है, एंड नेशनल हाईवे 15 जो है हमारा असम से अरुणाचल प्रदेश को करता है कनेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन। और आपका आज लास्ट डे है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, एंड आज के बाद से कोई एज सच एनसीईआरटीज को लेकर फिलहाल अपडेशन नहीं है, एंड जब भी हम कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे वील लेट यू नो। तो आज का लास्ट चैप्टर है, एक बहुत ही अगेन फेयरली सिंपल चैप्टर है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड इश्यूज जो एक पर्टिकुलर एरिया को लेके कंसर्न है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर केस स्टडीज भी है, वो भी हम करेंगे डिस्कस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 6-7 स्टैंडर्ड से हम आजकल पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज एक्चुअली कंटैमिनेशन, यानी कि खराब स्थिति होना, उसका पोल्यूट होना ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, यानी कि नेचुरली जो हम कह सकते हैं लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनका कंटैमिनेशन होना, विच इज प्रेवलेंट इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर सिस्टम, जिससे क्या हो रहा है, नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस आर गेटिंग इफेक्टली हाउ एडवर्सली, यानी कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो हमारे इन्वायरमेंट की जो कंटामिनेशन हो रही है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की अर्थ पे और एटमॉस्फेयर सिस्टम से, जिससे नॉर्मल प्रोसेसेस हो रहे हैं नेगेटिवली इम्पैक्ट, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तब हम देखते हैं सबसे पहले कि वाटर पोल्यूशन क्या है। तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट मीडियम्स एंड सोर्सेज इज नोन एज वाटर पोल्यूशन, की वाटर पोल्यूशन की कंटामिनेशन हो रही है। अब हमारे पास वाटर के बहुत सारे सोर्सेज थे, तो उनमें से हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे ग्राउंड वाटर सोर्सेज की, रिवर्स की, इन सब के बारे में। तो वाटर पोल्यूशन इज पर्टिकुलरली 3 हमारे पास इसके आप कह सकते हैं मेजर जो एक्टिविटीज है जिन वजह से ये हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो क्या क्या सोर्सेज रहते हैं? अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ठीक है। पोल्यूटेड वेस्ट जो है एज एफ्लुएंट्स हम कहते हैं कि रिलीज कर दिए जाते हैं रिवर्स में, तो वही पानी ट्रीट होके अगेन हमारे पास आता है पीने के लिए। पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, केमिकल्स रिलीज कर दिए जाते हैं पानी में, हैवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक, ये है हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर की बात करें तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो रिलीजियस फेयर्स, पिलग्रिमेज हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं हमारे वाटर पोल्यूशन के। तो अब इसका इफेक्ट यही पड़ता है कि डिजीजेज हो जाती है हमारी, वाटर बॉर्न डिजीजेज जिनको हम बोलते हैं। कौन से डिजीज हैं इनमें? हमारे पास डायरिया है, इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं, हेपेटाइटिस है। और साथ ही जब मैं बात करूं कि एग्रीकल्चरल सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर को बेसिकली करते हैं ख़राब, क्योंकि ये पानी से मिलते हैं, क्योंकि रेनफॉल होती है जब हमारे पास, तो रेनफॉल के साथ मिलकर ये रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स, तो सीप डाउन कर जाते हैं हमारे ग्राउंड वाटर में, उनके साथ मिलकर कर देते हैं ग्राउंड वाटर की कंटामिनेशन। सो नेक्स्ट वी हैव इज एयर पोल्यूशन, यानी कि कंटामिनेशन ऑफ द एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगेन सोर्सेज हमारे पास कौन से हैं? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बीट पेट्रोलियम की अगर हम बात कर रहे हैं या उससे डिराइव जितने भी सोर्सेज, माइनिंग की, कोल वगैरह के अंदर सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज में फर्दर जो हम कह सकते हैं कि बर्निंग या कंबशन का प्रोसेस चल रहा होता है, वो है मेन सोर्स हमारा एयर पोल्यूशन का। एंड पोल्यूटेंट्स कौन से हैं इसमें? हमारे पास डस्ट रिलीज होती हैं गैसेस की, फ्यूम्स रिलीज होते हैं, गैसेस रिलीज होती है, फॉग रिलीज होती है, ऑर्डर रिलीज होती है, स्मोक और वेपर जो है फॉर्म में रिलीज होती है इनटू द एयर, और एक सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन में, जिससे एक तरह से आप कह सकते हो ये हेल्थ हैजार्ड बन के रह जाता है फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, यानी कि बहुत सारी ड्यूरेशन से सब्सटैंशियली इसको, ये जो जितने भी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं ये रिलीज हो रहे हैं इनटू द एयर, जिससे अब हेल्थ हैजार्ड का इशू बनकर आ गया है। तो कौन सी गैसेस हैं हमारे पास? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेड है, एस्बेस्टॉस है और स्मॉग। आप देख सकते हैं कि स्मोक प्लस फॉग का मिक्सचर जब हो जाता है तो डेंस क्लाउड्स जो है फॉर्म हो जाते हैं। ये हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बेसिकली दिल्ली का ही एक आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि स्मॉग फॉर्म हो जाती है, जिससे क्या हो रहा है फर्दर डिजीजेस में रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड नर्वस डिसऑर्डर्स जो हैं लोगों को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज नॉइज पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण भी हम इसे बोलते हैं, कि जो थोड़े बहुत आप कह सकते हैं जो हॉर्न्स एंड ऑल सायरन से हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है जितनी भी नॉइज की, तो इसका मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ अनबेरेबल एंड अनकंफर्टेबल टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ड्यू टू नॉइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कि ऐसी स्टेबल एंड अनबेरेबल अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर ह्यूमन एयर्स, क्योंकि नॉइज हो रही है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और इसको हम मेजर करते हैं इन डेसिबल्स। और इसका सोर्सेज क्या है? फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वर्क्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, सायरन्स, लाउड स्पीकर्स, हॉर्न्स जो हैं बेसिकली इसके बेसिक सोर्स है। कहाँ से आ रहे हैं ये? फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन वर्क्स, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स एट्सेट्रा। साथ ही साथ जो हमारा नॉइज पोल्यूशन है वो लोकेशन स्पेसिफिक है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जितना आप सोर्स से दूर रहेंगे वहां से आपको नॉइज पोल्यूशन उतनी ही उसकी इंटेंसिटी होती जाएगी डिक्लाइन, जितना जितना आप दूर जाते रहेंगे फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, जिसको हम लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसके कॉजेज क्या क्या है हमारे पास? कि जो ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है, सैनिटरी कंडीशंस खराब हो जाती हैं, फाउल एयर है, या इनएडिक्वेट बेसिक फैसिलिटीज जब हमारे पास नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? हम लैंड को ही करना शुरू कर देते हैं पल्यूट। और बेसिकली हमारे पास इनएडिक्वेट फैसिलिटीज इन रिगार्ड्स टू हमारी गवर्नमेंट भी होती है, कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर मेथड्स ऑफ आप कह सकते हैं डंपिंग यूज नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से हमारा लैंड पोल्यूशन भी होता है। तो इसके सोर्सेज में वी हैव हाउस होल्ड्स और डोमेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज आर द बेसिक हमारे सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। क्योंकि यहाँ से जो हम देख रहे हैं हमारा जितना भी जो है सीवेज जा रही है, क्योंकि अगर हाउस होल्ड से बात करें जितना भी कूड़ा करकट है उसमें वी हैव बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल तो आप कर सकते हैं यूज, कि बायोडिग्रेड हो जाएगा वो फर्दर, पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर, जो कूड़े करकट के अंदर, दैट प्रोड्यूसेस अ प्रॉब्लम फॉर ऑफ लैंड पोल्यूशन। सेम हमारा इंडस्ट्रीज में है, कि जितनी भी हमारी डंप चीज़ें रहती हैं, बीट मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलीथीन बैग्स, एशेज, फ्लॉपीज, सीडीज एट्सेट्रा, जो कि आप कह सकते हैं ब्रेक डाउन नहीं होंगे फर्दर, वो पोल्यूस या पोल्यूटेंट्स जो है बन जाते हैं एंड कॉज करते हैं लैंड पोल्यूशन। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहता है कि थोड़ी देर तक अगर आप इसको अनट्रीटेड रखेंगे तो एक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, दैट इज ऑब्नॉक्शियस स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा? मक्खियाँ, रोडेंट्स विल बी अट्रैक्टेड, एंड साथ ही साथ जब बारिश पड़ेगी उस सारे के सारे आप कह सकते हैं कूड़े करकट पे अगेन इट विल सीप डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होगी। एंड साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद मीथेन। तो मीथेन इज अ टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक बायोगैस, जिससे आप कह सकते हैं अब जो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी लैंड पोल्यूशन की, और बहुत सारे डिजीजेस बी टाइफॉइड, डायरिया, डिप्थीरिया, कॉलरा एंड मलेरिया कॉज होंगी। नेक्स्ट वी हैव रूरल अर्बन माइग्रेशन का इशू। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन हमने पहले भी पढ़ी थी जब हमने डिफरेंट सेटलमेंट्स को पढ़ा था। तो रूरल और अर्बन माइग्रेशन के बेसिकली के जो है लोग विलेजेस से अर्बन एरियाज में माइग्रेट क्यों करते हैं, फैक्टर्स क्या हैं? क्योंकि हमारे पास जो अर्बन एरियाज में हाई डिमांड ऑफ लेबर है, कि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है लेबर की, और साथ ही साथ जो हमारे विलेज एरियाज हैं वहाँ पे लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड सिमिलरली जो हमारी डेवलपमेंट के पैटर्न्स हैं, रूरल एरिया इज जितना मर्जी आप कोशिश कर लीजिए लेस डेवलप्ड एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। इसलिए लोगों को एक पुश एंड पुल फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे वो दोनों ही मिलते हैं, कि वो प्रोत्साहन देते हैं कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो। तो इस पे एक केस स्टडी भी है हमारे पास, कि जो रमेश है एक व्यक्ति हैं, वो एक विलेज में रहते थे स्टार्टिंग में और काम कर रहे थे विलेज में। तो लाइफ उनकी विलेज में बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ही काम चल रहा था, बट जो इनकी फैमिली है इट वाज इन डेट। तो खाने पीने के लिए इतना नहीं था, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन एंड ऑल की इशू रहता था, घर वालों के लिए भी खाने की एक तरह से लाले पड़ गए थे। बट इनको अपने फ्रेंड के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिली
कि ये इनके जो फ्रेंड हैं उनकी लाइफ थोड़ी बेटर कंडीशन में थी इनसे, जो कि लुधियाना में काम कर रहे थे एक मिल में। तो इन्होंने सोचा कि मैं अगर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं तो ये भी शिफ्ट हो गए लुधियाना में, जहाँ पे इन्होंने कॉटन मिल में थोड़ी देर काम किया। बट वहाँ पे भी वेजेस जो थे, इन्होंने अपना पेट काट कर, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज में रहना भी उतना जो है सस्ता नहीं होता है, काफ़ी महंगा प्रोसीजर रहता है, तो थोड़ा बहुत करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना इन्होंने शुरू किया। ये तो था इनका फर्स्ट इंस्टेंस। बट सेकेंडली वहाँ पे इनके एक फ्रेंड बनते हैं, तो वो फ्रेंड इनको क्या कहते हैं, इनको फर्दर प्रोत्साहन करते हैं कि ये एक वेल्डर बने, एंड ही बिकेम अ कॉन्ट्रैक्टर। तो जो उनका फ्रेंड था वो कॉन्ट्रैक्टर है, एंड ये उनके साथ इन आप कह सकते हैं इन पार्टनरशिप ही इन्होंने वेल्डिंग का काम सीखा और ये बन गए एक कॉन्ट्रैक्ट वेल्डर। एंड साथ ही साथ अब इनकी सिचुएशन क्या है कि एक बेटर पोजीशन में है, फैमिली को पैसा भी भेजते हैं, बच्चों को एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है, तो आप कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो गया है। बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस यही है कि मेल को करना पड़ता है माइग्रेट, एंड जो फैमिलीज है वो रह जाती है लेफ्ट बिहाइंड। फैमिलीज आर लेफ्ट बिहाइंड, उनको साथ लेकर नहीं आ सकते क्योंकि सिटीज़ में रहना बहुत महंगा है। थर्डली जो है हमारा आप कह सकते हैं वेजेस है, इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी मच लो जितनी उनको मिलनी चाहिए। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन भी ऑल इन ऑल एक इशू है। तो अब प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इस वजह से बेसिकली आना शुरू हो गई। तो स्लम्स का मीनिंग क्या है? ये है क्लस्टर और कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर्स। तो शैंटी स्ट्रक्चर्स भी एक कच्चा पक्का वाला सिस्टम नहीं रहता है, ये झुग्गी झोंपड़ी वाला ही सिस्टम है कि कच्चे मकान होते हैं, क्लस्टर्स एंड कॉलोनीज में दे आर लिविंग टुगेदर। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डाइपिडेटेड हाउसेज होते हैं, साथ में चिपके हुए घर होते हैं, पुअर स्ट्रक्चर है उनके, कभी भी गिर सकते हैं, हाइजीनिक कंडीशंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही होती हैं, पुअर वेंटिलेशन है, लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज, रोटी कपड़ा मकान एंड प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस अवेलेबल ही नहीं है, और नैरो स्ट्रीट पैटर्न, बहुत ही आपस में आप कह सकते हैं साथ में चिपके हुए, साथ में ही बिल्कुल सटे हुए घर हैं, एंड नैरो बिल्कुल आप कह सकते हैं स्ट्रीट पैटर्न है, बिल्कुल नेग्लिजिबल एरियाज में या बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती, वहाँ पे स्लम्स को कर दिया जाता है इरेक्ट लोगों के द्वारा। एंड वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये जो रूरल माइग्रेंट्स हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं एक बेटर लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने। बट जो हमारे अर्बन एरियाज की लाइफ है इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मल, एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाते जो रूरल माइग्रेंट्स है एक बेसिक लाइवलीहुड भी आप कह सकते हैं अर्बन एरिया में आकर कमाने के बाद भी। इसीलिए जो है जो कॉस्ट ऑफ लैंड है दैट इज़ क्वाइट हाई, तो रेंट भी क्वाइट हाई है, तो इसीलिए हमारे पास स्लम्स की फॉर्मेशन होती है। तो इससे इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि ये पुअर वेंटिलेशन एंड ऑल वाले सारा सिस्टम है तो रिस्क ऑफ इलनेस तो रहता ही है, एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं होती है, एंड साथ ही साथ वल्नरेबिलिटी टू अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज, क्राइम, वैंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन। क्योंकि अब पर्टिकुलरली जो यहाँ पे हम कह सकते हैं लोग हैं, दोज आर पर्सन्स ऑफ नीड। तो बेसिक लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो सोशल एक्सक्लूजन का रीज़न ही यही बनता है कि ये जो लोग हैं दीज आर क्वाइट वल्नरेबल टू अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज़, क्राइम, क्योंकि ऐसी सिचुएशन लाइफ में इन्होंने पहले देखी नहीं होती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब इंसान को कोई भी चीज़ की नीड होती है तो दे विल डू एनीथिंग टू मीट दैट काइंड ऑफ नीड। तो इसलिए प्रॉब्लम ऑफ स्लम भी है एक इशू, एक आप कह सकते हैं मुद्दा जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, एंड इट हैज़ हैपन ड्यू टू द migration of rural people to the urban areas in search of livelihood. So the next problem is of land degradation. ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है कि जो प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीजेज नॉट ओनली ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो बाय डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। यही बात है कि जो प्रॉपर एक लैंड है या जो बची हुई आप कह सकते हैं जिस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन हो रही है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पसेज, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेज एज वेल, या घर बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा है। जो करंट लैंड जिसके ऊपर एग्रीकल्चर हो रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है प्रेशर। तो प्रेशर के साथ साथ क्या होता है, हमारी लैंड की डिग्रेडेशन यानी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो हो जाती है गिरनी शुरू। तो इसके कॉजेज क्या क्या रहते हैं? कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज सॉइल इरोजन ऑल्सो, वाटर लॉगिंग का इशू भी है,
सैलिनाइजेशन इज द इशू, अल्कलाइनाइजेशन इज द इशू। तो सॉइल इरोजन नेचुरल जो है रीजन से होता है, वाटर लॉगिंग कैन बी, और या सॉइल इरोजन ऑल्सो कैन बी ड्यू टू, आप कह सकते हैं इरिगेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। सैलिनाइजेशन एंड अल्कलाइजेशन अगेन डिपेंड्स, नेचुरली भी हो सकती है, और अगर आप आर्टिफिशियली अगर बात करते हैं तो दैट कैन बी ड्यू टू पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स ऑल्सो, जिस वजह से हमारी लैंड की जो क्वालिटी हो रही है डिग्रेड। तो वेस्ट लैंड वही लैंड है बेसिकली जिनको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। तो नेचुरल एजेंट से जो कॉज होते हैं तो उन लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, गलीड और रैविनस लैंड्स, डेजर्टिक और कोस्टल सैंड्स, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड एंड ग्लेशियल एरियाज। तो डिग्रेडेड लैंड जो नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एजेंट्स की वजह से हो रहा है, तो वाटर लॉक्ड एंड मार्शी एरियाज इरिगेशन की वजह से, लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, एंड लैंड विद और विदाउट स्क्रब। तो जो वेस्टलैंड्स कॉज हो रहे हैं पर्टिकुलरली बाय ह्यूमन एक्शंस, डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पास्चर्स एंड माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स। तो अब इसी मुद्दे के लिए हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली हमारे वेस्टलैंड्स रहते हैं या कोई भी ऐसी सॉइल है जो कि पुअर क्वालिटी की है, उसके ऊपर भी फर्दर आप कह सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है कि उनको लैंड को भी यूज़ में लाया जाए एंड उन वेस्टलैंड्स को भी कन्वर्ट कर दिया जाए एज अ सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके ऊपर भी हमारे पास केस स्टडी है। तो केस स्टडी इज फ्रॉम जबुआ, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। इट इज़ अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एंड वन ऑफ द बैकवर्ड एरियाज ऑफ एमपीज। ठीक है, तो क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पे एक जो है इशू उठाया जाता है कि जो हमारी सॉइल इरोजन या सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है उसको हम रोकेंगे, साथ ही साथ इम्प्रूव करेंगे सॉइल की क्वालिटी को। तो इसके ऊपर शुरू हो जाता है काम। तो धीरे धीरे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 5 years काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर देती है, लोगों को समझाना शुरू कर देती है, जो भील है या ट्राइबल एरियाज हैं उनको जो है एजुकेशन अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। तो गवर्नमेंट और एनजीओ की एक पार्टनरशिप होती है जिसको हम पेटलावट ब्लॉक बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, लोगों के प्रोत्साहन से जो आपस में जो लोग हैं या एक कॉमन जो हमारा रिसोर्स वाला एरिया था, वहाँ पे हर एक फैमिली या हर एक भील पर्सन जो है ट्री प्लांटेशन, हर एक फैमिली एक एक ट्री को प्लांट करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ सारे भील या ट्राइबल एरियाज मिलकर फॉडर ग्रास को आप कह सकते हैं प्लांट कर रही है एंड दे हैव स्टॉप्ड देयर एनिमल्स फ्रॉम ओपन ग्रेजिंग एंड साथ ही साथ ये प्रैक्टिस करेंगे सोशल फेंसिंग एटलीस्ट फॉर 2 years। तो यहाँ पे इन्होंने जो हमारे भील वाले जो लोग हैं इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ओपन ग्रेजिंग हम अलाउ नहीं करेंगे, बट आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो है आप ग्रेजिंग अलाउ करेंगे हम अपने एनिमल्स को एंड दे आर क्वाइट श्योर कि आने वाले टाइम में ये जो भी इनका आउटपुट रहेगा वो सस्टेन करने के लिए इनके एनिमल्स को बिल्कुल ही सही रहेगा। बट जो ये लैंड एज अ जो आप कह सकते हैं कॉमन रिसोर्स का पार्ट थी, ये लैंड एक आउटसाइड या आप कह सकते हैं बिल्कुल साथ वाले विलेज के एक विलेजर ने जो है ऑक्यूपाई करके रखी थी, एनक्रोच करके रखी हुई थी। और क्योंकि गवर्नमेंट की मदद से इन भील जो लोगों ने या विलेजर्स ने मिलकर इस लैंड को वापस लिया एंड साथ ही साथ जो वो व्यक्ति था जिसने इसको एनक्रोच किया था लैंड को, उसको भी इसका वैल्यू बताया कि एक्चुअली में कॉमन रिसोर्सेज होते क्या हैं एंड उसको भी प्रॉमिस किया इन दी एंड कि जो भी फॉडर ग्रास इससे निकलेगी ही विल ऑल्सो गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट, क्योंकि एक्चुअली में ये कॉमन रिसोर्स ही तो है। तो इस तरीके से हमने वेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ कल्टिवेबल लैंड। तो इसके साथ होती है आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज खत्म। मिलेंगे किसी नए इनिशिएटिव के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।